डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बने एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम नहीं। फाइनल रिपोर्ट को राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। 24 दिन के आंदोलन के बाद छात्रों के सामने झुकी झारखंड सरकार। सोरेन सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की मानी मांगे। सीएम ने जीएसएससी, सीजीएल समेत टीटीपीएल की सभी परीक्षाएं की रद्द। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल समाप्त की, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच पर अड़े स्टूडेंट्स। वहीं भाजपा ने परीक्षा रद्द के फैसले को बताया नाकाफी। लखनऊ में यूपी एसएसएससी अभ्यर्थी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर किया घेराव। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दस्तावेज सत्यापन का परिणाम जल्द जारी करने की मांग। ब्रजेश पाठक ने अभ्यर्थियों को दिया जल्द रिजल्ट निकालने का आश्वासन। गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने पीआरटी जवानों के लिए शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना। पीआरटी बैरक का भी किया शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा पर कसा तंज। कहा 2017 से पहले की सरकार चलाने वाले अक्षम, भ्रष्ट और माफियाओं को संरक्षण देने वाले थे। जशपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय किसान के रूप में नजर आए। सीएम विष्णुदेव साय ने बैलों के साथ खेत में चलाए हल। सीएम साय ने कहा, खेती केवल आजीविका नहीं, जीवन का संस्कार। मेहनतकश अन्नदाता किसान सदैव हृदय के सबसे करीब। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार की बनाई एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। बाकी 8 आरोपी पहले से ही जेल में है। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपी है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच का अनुरोध किया था। यूपी सरकार ने 13 जून को लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई थी। आईजी रेंज किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार इसके सदस्य थे। एसआईटी ने 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की कमान आईपीएस को सौंपने और फाइनेंस एक्सपर्ट को शामिल करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एसआईटी का गठन हमने किया है, यह अदालत के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। इसे अपनी रिपोर्ट हमें ही सौंपनी होगी। एक फॉरेंसिक ऑडिटर वाली एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद बीती रात टीटीपीएल के तहत होने वाली सभी परीक्षाओं और गतिविधियों को रद्द करने की घोषणा से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों ने आधी रात सड़कों पर जश्न मनाया। तो वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम महतो ने आधी रात रांची सदर अस्पताल पहुंचकर वहां के आईसीयू वार्ड में इलाजरत अनशनकारी देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल क्रांतिकारी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। इस दौरान अनशन तोड़ने के बाद देवेंद्र महतो ने सरकार के फैसले को बड़ी जीत बताते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने कहा कि रिफॉर्म के मसले पर उनका संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के साथ साथ पूरे मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। साथ ही वर्ष 2014 से टीटीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं जो रद्द कर दी गई हैं, इसे लेकर पहले तो कल देर शाम करीब 4 घंटे की लंबी कैबिनेट बैठक चली थी, जिसके बाद सोरेन ने पत्रकारों के बीच आकर कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में टीम गठित की जाएगी। हालांकि राज्य में परीक्षा रद्द होने के बाद भी रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं एक छात्र नेता ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को नाकाफी बताते हुए कहा कि सीबीआई जांच के बिना छात्रों की जीत अधूरी है।
साहू ने ये आरोप लगाया कि सरकार ने पहले आंदोलन दबाने का प्रयास किया और अब दबाव में आकर यह घोषणा की है। उधर सरकार द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से फिलहाल नौकरी कर रहे चयनित अभ्यर्थियों में भारी निराशा और सरकार के प्रति आक्रोश भी है। दरअसल रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन पर कल रात सीएम का परीक्षा रद्द करने के ऐलान के बाद वहां जुटे युवाओं ने इस निर्णय का विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र की हार बताया है। उस बीच प्रभावित युवाओं ने न्याय के लिए न्यायालय जाने और आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है और टीटीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। में खड़े और हम लोगों ने मिलके ये साबित किया कि अगर लड़ाई सच की हो तो जीत निश्चित है। और हम लोगों ने इस बात को साबित किया कि अगर ईश्वर आपके साथ, अगर आपका लड़ाई सही है तो हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने साबित कर दिया कि झारखंड के इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी न लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को आने वाला समय एक एग्जाम्पल के रूप में लेगा। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। आज के इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेने के लिए छात्र हित में जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लिए, इसके लिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से हम तमाम छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए हैं या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। 4,612 पदों पर प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दस्तावेज सत्यापन का परिणाम जल्द जारी करने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की और मांगों पर विचार कर जल्द रिजल्ट निकालने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के परिणाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है। उन्होंने सरकार और आयोग से जल्द परिणाम जारी कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में डिपार्टमेंट स्किप का विकल्प देने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे विभाग आवंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थियों के हित में हो सकेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे भर्ती में किसी तरह की अनियमितता नहीं चाहते और चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पूरी चाहते हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर शासन स्तर पर जल्द निर्णय लेने जाने की मांग की है। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी द्वारा आंदोलन की चेतावनी दिए जाने पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि राज्यों के द्वारा मेजर मिनरल्स पर अपने ढंग से लगाए जाने वाले कर पर अंकुश लगाया गया है और इसके कानून के रूप में आने के बाद इस पर सेस नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा पिछले दिनों कोयला और लौ अयस्क पर जिस तरह से सेस लगाया गया उससे झारखंड को लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि घाटा ही हुआ है। साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि MMDR एक्ट जो बिल पारित हुआ है उसमें प्रावधान है कि एक रूपता लाने की जो अब तक भंग होती थी, जिसके कारण छोटे उद्यमियों को परेशानी होती थी। देश के अन्य राज्यों से झारखंड में अलग से मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रावधान के तहत केंद्र की अनुमति के बगैर टैक्स राज्य सरकार नहीं लगा सकती। खनिज बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, देश के
करीब करीब राज्यों में है, जो मिला मात्रा चाहे जो भी। तो कहने का अर्थ है, जब सभी जगहों पर यानी पूरा देश के लिए लगाया, तो फिर झारखंड में इन लोगों का है तौबा करने की समझ से जिसको कह सकते हैं परे लगता है। अगर मैं आज कहूं कि ये सरकार शायद इसलिए हल्ला कर रही है डीएमएमडी फंड की, क्योंकि एक तरफ छात्र नौजवान अपने मांगों को लेकर के, अब तो 22-23 दिन या महीना दिन होने में आप तो कुछ एक दिन बचा हुआ है जो धरना पर और भूख हड़ताल पर बचे बैठे। इस आंदोलन को भी डायल्यूट करने का सरकार की एक प्रकार से एक और प्रयास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन और मुख्यमंत्री पीआईटी कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के लिए गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने लखनऊ में 23 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआईटी बैरक का भी शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कैशलेस इलाज की सुविधा 31,000 से अधिक प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक को उपलब्ध करवा रहे हैं। किसी भी सरकारी या इम्पैल्ड अस्पताल में 5 लाख तक इलाज की सुविधा आपको भी प्राप्त होगी। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए सपा पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि आज जो प्रगति देश में हुई है, प्रदेश में हुई है, वो प्रगति सामूहिक प्रयास का नतीजा है। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास सिर्फ सैफई सिंडिकेट के विकास तक सीमित था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी प्रदेश जाए भाड़ में, इसलिए गुंडागर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटते थे। उन्होंने कहा ये लोग लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है। इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले की सरकार चलाने वाले लोग अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को आश्रय देकर उत्तर प्रदेश जैसे समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। अभी मुझे अच्छा लगा कि विभागीय स्तर पर आप लोगों को एक हाई राइज बिल्डिंग बैरक के रूप में लखनऊ के सरोजनी नगर में उपलब्ध हो रही है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। परिवर्तन ऐसे ही होता है। मुख्यमंत्री कैशलेस की सुविधा 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इन सबको उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रांतीय रक्षक दल कैशलेस सुविधा का मतलब किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अपनी माटी और खेती किसानी से जुड़ाव एक बार फिर देखने को मिला। मुख्यमंत्री जशपुर जिले के अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे, जहां उन्होंने खेत में बैलों की जोड़ी के साथ पारंपरिक तरीके से हल चलाकर बियासी की। खेत में उतरकर हल की मूठ थामे मुख्यमंत्री साय बिल्कुल सहज अंदाज में किसान की भूमिका में नजर आए। इस दौरान उन्होंने खेती किसानी से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को भी साझा किया। उन्होंने कहा अपने गांव, अपनी माटी और अपने खेत से जुड़ने का सुख अलग ही होता है। हल की मूठ थामते ही बचपन और खेती से जुड़ी पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी माटी, मेहनतकश किसानों और समृद्ध कृषि परंपराओं से है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी खेती की गहराई से जुड़ा हुआ है। और अभी खेती किसानी का काम चल रहा है, बियासी का समय है, तो संयोग से हम अपने गांव में थे तो अपने खेत में आज बियासी का नांगर भी चलाएं। क्या है, कृषक परिवार से हैं तो खेतीबाड़ी में शुरू से ही रुचि है और इसलिए स्वाभाविक रूप से मतलब खेतीबाड़ी में आज भी मन लगता है।
झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गुमला पुलिस ने 5 लाख के इनामी रामदेव लोहरा के साथ 3 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस बड़ी कामयाबी पर मीडिया को जानकारी देते हुए गुमला के एसपी हारिश बिन जमा ने बताया कि 17 अगस्त 2026 को पुलिस ने कोई एक गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा, जिस पर झारखंड सरकार की ओर से 5 लाख का इनाम घोषित था, वो अपने दस्ता सदस्यों के साथ डुमरी थाना क्षेत्र में जेजेएमपी संगठन को फिर से सक्रिय करते हुए नए सिरे से संगठन खड़ा करने और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से भ्रमणशील है। इसकी सूचना का सत्यापन एवं त्वरित कार्यवाही के लिए चैनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत औरापाट के जंगल में घेराबंदी की गई, जिसमें जेजेएमपी के एक सब जोनल कमांडर, एक एरिया कमांडर और 2 दस्ता सदस्य को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत आज 18 अगस्त को आज समाप्त हो गई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई समेत राज्य के करीब 2 लाख चालकों के लिए बोलचाल की मराठी अनिवार्य की थी और इसके लिए क्लास वर्कशॉप भी आयोजित की। सरकार के अनुसार अब तक करीब 1.65 लाख चालकों को मराठी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि 19 अगस्त को यूनियन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कार्रवाई शुरू होगी। जिन चालकों को मराठी नहीं आती उन्हें पहले 1 महीने फिर 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद असफल रहने पर लाइसेंस और बैज रद्द किए जा सकते हैं। वहीं रिक्शा टैक्सी यूनियनों ने विरोध किया। उनका कहना है कि बारिश, शिक्षकों और जगह की कमी से ज्यादातर चालक सिर्फ 30 से 40 दिन ही सीख पाए। मैं हमारे मुंबई मराठी साहित्य संघ और कोकण मराठी साहित्य परिषद के सभी हमारे सहयोगी, उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 1989 में आरटीओ में जो नियम है कि हमारे सभी महाराष्ट्र में काम करने वाले हिंदी भाषिक जो ड्राइवर है उनको जुज़वी मराठी का ज्ञान होना जरूरी है, और अगर वो ज्ञान नहीं होगा तो उनको बैच दिया गया है। बैच देते वक्त यही सवाल उनके सामने रखा गया था कि अगर आपको इतना मराठी ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको लाइसेंस और बैच नहीं दिया जाएगा। उसको मद्देनजर नजर रखते हुए हमारे आरटीओ के अधिकारियों ने कार्रवाई करना शुरू की। हमारे पास बहुत सारे रिक्शा संगठन के हिंदी भाषिक नेता अभी आ गए। भिंड ग्वालियर रोड पर छीमका गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। पिकअप में ग्वालियर क्षेत्र से धान के रोपाई का काम पूरा कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लौट रहे मजदूर सवार थे। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इमरान को 48 घंटे में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ट्रांसफर किया जाएगा। उनकी सेहत की जांच और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा। कोर्ट ने इमरान की बहनों से मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि बहनों से मुलाकात कराना कोई एहसान नहीं है, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है। अदालत ने पिछले 3 साल में इमरान और उनकी बहनों के बीच हुई सभी मुलाकातों की जानकारी मांगी। इमरान के बेटों से उनकी बातचीत और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जानकारी भी देने को कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए तय 60 दिन की समय सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया। सोमवार को यह डेडलाइन खत्म हो गई। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे उस तरह का समझौता नहीं करना चाह रहे हैं जिसे मैं जरूरी मानता हूं। अमेरिका की प्रमुख मार्ग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। वहीं ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए जारी रखने की बात भी कहता रहा है।
यही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को एक समझौता ज्ञापन हुआ था। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए 60 दिन का समय तय किया गया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तव में कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी ओमान को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर ओमान इस मामले में अमेरिका के रास्ते में आया तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।